No. Hello. हेलो, हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, Jia. How are you? फाइन मैम, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सेक्शन ए में से छोड़ने पड़े क्वेश्चंस। हाँ जी मैम, मैम उसके अंदर भी क्वेश्चन बहुत अटपटा टाइप का था। हाँ। पता नहीं समझ नहीं रहा था सर, मतलब ऑप्शंस ही समझ नहीं आए। मतलब साइकोलॉजी, मतलब इस टाइप से बहुत अटपटे टाइप के क्वेश्चन थे, जैसे पीवाईक्यू में था एक, अच्छा। उस टाइप का क्वेश्चन था। मतलब मुझे उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, तो मैंने सोचा कि इसको छोड़ ही देती हूँ फिर। नेगेटिव मार्क्स से कुछ है। ठीक है, ठीक है। और वो अपना आईपी वाला सेक्शन ठीक था। आईपी वाला सेक्शन मैम सारा आता था टचवुड, और सारा ही मतलब आपकी स्लाइड्स में से ही आया था, उससे बाहर कुछ भी नहीं था। अच्छा, दैट इज गुड। अब एक खत्म जो हो। आपने अभी थोड़े टाइम पहले एग्जाम्पल दिया था ना, उसका रोहन नाम के लड़के का, हाँ हाँ। मतलब सेम वर्डिंग तक वो थी, मतलब लड़के का नाम भी सेम था, ऑप्शन तक सेम थे। तो सारे सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से क्वेश्चंस लिए हुए। हाँ जी मैम, मतलब बहुत इजी लेवल का ही एग्जाम था अपना। पर कंपलसरी वाले में जो होता है ना, कंपलसरी वाले उसमें दो तीन क्वेश्चन अटपटे थे पड़े। अच्छा। अच्छा। इसी टाइप के थे वो, मतलब जो से अभी बताए साइकोलॉजी वगैरह, पता नहीं इसमें कुछ और ही था। 37 into 5 तो आ ही जाएगा, जबकि फर्स्ट वाले चैप्टर में साइकोलॉजी वाला कुछ है ही नहीं सेक्शन ए में, क्योंकि साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स से। वो तो हाँ जी उसमें मैम, और बाकी तो मतलब इंटरनेट वाला नेटवर्क वाले चैप्टर में से भी बिल्कुल सीधे क्वेश्चन ही बने हुए थे। समीर के साथ भी यही हुआ था, उसके भी सेक्शन ए में ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे, उसको भी छोड़ने पड़े थे। हाँ जी मैम, और एक और क्वेश्चन पूछना था मैम, जैसे वैल्यू एरर है, टाइप एरर है, नेम एरर है, ऐसे कोई आईओ एरर तो नहीं होता ना? होता है वो एरर, इनपुट आउटपुट एरर। क्या हुआ? हेलो, क्या क्वेश्चन था जिया? ये बताना था कि इसमें से गिवन में से कौन सा एरर है कौन सा एरर नहीं है। वाज इट दैट टाइप क्वेश्चन? सही हो गया ना, फिर ठीक है। सही हो गया तो ठीक है। चलो सही है। अभी कोई और एंट्रेंस तो नहीं देना चाहिए अब? ये लास्ट था। अब जब आप लोगों की वो आएंगी ना, इसकी मार्किंग स्कीम्स आपको भेजी जाएंगी आंसर शीट्स मैच करने के लिए, तो वो ईमेल पे आती है। सो फॉरवर्ड मी दैट पीडीएफ आल्सो। बाकी सेगमेंट्स के लिए नहीं भी भेजना, मतलब कंप्यूटर और आईपी वाले मुझे पीडीएफ को चाहे क्रॉप करके मतलब सिलेक्टेड पेजेस भेज देना। नहीं नहीं ध्रुवी, उसका सीयूईटी, वो तो सीयूईटी में तो 12th क्लास का सिलेबस होता है ना, इसलिए वो सब कुछ आता है। 12 से भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही होता है। सीईटी तो जनरल है। सीईटी में तो जनरल है, वहां पे एरर्स वगैरह नहीं आएंगे। वहां पे सिर्फ आपको सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर पता होना चाहिए। ठीक है। हाँ जी, अब सीईटी वाले पूछें अपने डाउट्स। 11 दिन रह गए हैं आज से एग्जैक्ट। आईओ एरर होता है जैसे अगर हम कभी यूजर से कुछ इनपुट करवा रहे हैं एंड फॉर सम रीजन वो इनपुट नहीं हो पाता है, या आप कोई चीज प्रिंट करा रहे हो, मतलब जब यूजर से इनपुट लिया जा रहा है या यूजर में राइट किया जा रहा है, जैसे मान लो फाइल हैंडलिंग होता है 12th में टॉपिक। अब अगर आप एक फाइल ओपन करते हो रीड मोड में जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना, आपने फाइल ओपन की रीड मोड में विच डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो आपको आईओ एरर देगा कि जहां से आप इनपुट करना चाह रहे हो वो सोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो देन वी गेट आईओ एरर। हो जाएगा, ऑल द बेस्ट, जरूर हो जाएगा और अच्छे कॉलेज में होगा। आफ्टर ऑल अगले 3 साल अभी एएल कोडर्स पे कोडिंग जो करनी है ना, so बहुत अच्छे से होगा एडमिशन, डोंट वरी। और केमिस्ट्री का कैसा हुआ?
आकाश, अनुराग, ध्रुवी, बताओ बेटा क्या डाउट्स है? ओके, अब और तो कोई एग्जाम नहीं है ना आपका? न्यूमेरिकल ज्यादा थे। न्यूमेरिकल्स ही अगर कंप्यूटर्स में भी आए, जैसे क्वेरीज आ जाएं, आउटपुट क्वेश्चंस आ जाएं, तो वो ज्यादा आसान होते हैं। ये जो थ्योरी अपने आप से बना के दे देते हैं, वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और तबीयत ठीक है? अब फीवर तो नहीं है जिया? थ्रैशिंग तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है अनुराग। एंड थ्रैशिंग हम नॉर्मली ऐसे यूज नहीं करते ज्यादा। थ्रैशिंग होता है कि जो जॉब्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, वी गेट अ सिचुएशन कॉल्ड डेडलॉक। मेरा बैक एक पूरी तरह से नहीं गया है, बट मच बेटर देन अर्लियर। बताती हूँ बेटा रजिस्टर। थ्रैशिंग क्या होता है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स जब आपकी जॉब्स को मैनेज करते हैं, तो वी गेट एन इशू कॉल्ड डेडलॉक। डेडलॉक होता है नॉर्मली रिसोर्स एलोकेशन के टाइम पे। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है, एक मिनट। देखो, अब डेडलॉक क्या होता है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग जॉब्स एज वेल एज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेस। ठीक है? अब वो क्या कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम? यस डियर। ठीक है? सो इसमें क्या होता है हमारे पास कि ये आपका प्रोसेस P1 है, ये प्रोसेस P2 है, प्रोसेस P3 है। सो तीन मेरे पास प्रोसेसेस है। ठीक है? अब वी हैव रिसोर्सेस। रिसोर्सेज मतलब प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ब्रॉडबैंड इंटरनेट हो गया, कुछ भी, कोई भी तीन चार रिसोर्सेज है। अब क्या होता है कि ये जो डिवाइसेस है ना, ये अलॉट होते हैं। ठीक है? सो P1 को R1 अलॉटेड है। ठीक है? और R1 P1 को अलॉटेड है। नाउ P2 इज रिक्वेस्टिंग फॉर R1। P2 को R1 चाहिए, P1 को P2 चाहिए, मतलब R2 चाहिए, और R2 P2 को अलॉटेड है। अब ये जो सिचुएशन है, एक तरह से साइकिल क्रिएट कर रही है ना? तो अब क्या हो रहा है कि भाई ये P1 कहता है कि मेरे को अगर R2 मिलेगा तो मैं R1 को छोड़ूंगा, और P2 कहता है मेरे को अगर R1 मिलेगा तो मैं R2 को छोड़ूंगा। वो उसको रिलीज ही तब करेगा जब उसको दूसरा रिसोर्स मिल जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए इनडेफिनेट टाइम के लिए वेट कर रहे हैं। ना वो रिलीज करेगा, ना दूसरा यूज कर पाएगा। सो जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो उसे हम डेडलॉक कहते हैं। तो ये जो रिक्वेस्ट डायग्राम होता है, ठीक है, इस रिक्वेस्ट डायग्राम के अंदर अगर एक साइकिल क्रिएट हो जाए, सो दैट क्रिएट्स अ डेडलॉक। अब डेडलॉक में क्या होता है कि ना तो ये जॉब चल पाएगी, ना ये जॉब चल पाएगी। सो डेडलॉक इज अ सिचुएशन where none of the processes can execute. Where none of the processes can execute, that is called deadlock. वो सब साइकिल में फंस गए, एक दूसरे की वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूज होती है थ्रैशिंग। थ्रैशिंग में हम खुद से किसी भी प्रोसेस को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, एक प्रोसेस को किल कर देते हैं, और तब तक किल करते रहते हैं एक एक प्रोसेस को जब तक डेडलॉक खत्म नहीं हो जाता। सो जब तक डेडलॉक खत्म ना हो जाए, तब तक एक एक जॉब को आप खुद से टर्मिनेट करते रहो।
and that particular concept is called thrashing. समझ में आया? पर आई डोंट थिंक कि इस लेवल तक जाना चाहिए, बट मतलब ये होता है थ्रैशिंग का। ठीक है, एक यहां पर होता है। दूसरा थ्रैशिंग का मतलब होता है जब आपकी वर्चुअल मेमोरी मैनेज होती है। सो देयर आर टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर वी यूज द टर्म थ्रैशिंग। अनदर टर्म वेयर वी यूज थ्रैशिंग इज, अभी मैंने आपको बताया था कि वी हैव अ टेक्निक ऑफ पेजिंग टू मैनेज योर वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, पेजिंग टेक्निक क्या कहती है कि वर्चुअल मेमोरी का मतलब है कि आपके पास ना रैम एक्चुअली में है 4 पेजेस की, आप सिर्फ 4 पेजेस स्टोर कर सकते हो एक्चुअली में। ठीक है, दिस इज योर एक्चुअल स्पेस। लेकिन जो हमारा एज्यूम स्पेस है, जो वर्चुअल स्पेस है, उसमें मान लो 16 की जगह है। तो ये 16 हमारे पास एक्चुअली में है नहीं, है तो हमारे पास 4 ही। तो अगर आपको ये वाला पेज चाहिए वो मेमोरी में ले आएगा, ये वाला चाहिए मेमोरी में आ गया, ये आ गया, ये आ गया। नाउ इफ यू वांट सम अदर पेज, तो क्या होता है, इसमें से एक को निकालना पड़ेगा। सो अगर मुझे इस पेज को लेकर आना है, सो आई हैव टू टेक आउट वन एंड गेट इन द अदर वन। सो जिस पेज को रेफर किया जाता है उसके लिए हमें उसको ये 4 वाली जगह पर लाना होता है, और अगर जगह नहीं है तो किसी एक को बाहर निकालना पड़ेगा, एक को लाना पड़ेगा। सो जिस पेज को सीपीयू रेफर कर रहा है, अगर वो पेज यहाँ पर है, सो इट इज कॉल्ड अ हिट। और अगर सीपीयू जिस पेज को रेफर कर रहा है वो यहाँ पे नहीं है, तो वो होता है मिस। मिस मतलब पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट हो गया मतलब जिस पेज को हमें एक्सेस करना है वो यहाँ पर है ही नहीं। तो क्या होगा, यहाँ से एक पेज निकाला जाएगा, यहाँ से एक पेज अंदर लेकर आया जाएगा। सो वी विल टेक आउट वन पेज, वी विल गेट इन वन पेज ओवर हियर। ठीक है, अब अगर आपके पास इसमें ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई पेज यूज तो कम हो पा रहे हैं। जनरली ऐसा होता है कि जब एक पेज आ जाता है तो काफी टाइम तक वो यूज होता है, बट कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जो पेज यूज होने हैं वो इसमें है ही नहीं और हर बार ही स्वैप करना पड़ रहा है। Every time a page is referred, we have to take out one page, we have to get in another page. So lot of time is going into swapping the pages. So बहुत सारा टाइम इस पेज swapping में जा रहा है, तो उसे भी thrashing कहते हैं. So that is also called as thrashing while managing memory. So memory management में thrashing का मतलब ये होता है। नहीं, आई डोंट थिंक ये आ सकता है, ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट शुड नॉट कम। जी आपने सही लिखा है पॉइंट जो बेटा आप ऊपर कह रहे हो। आई जस्ट सेड दैट यू आर करेक्ट। अच्छा, अभी कौन पूछ रहा था? कलश, यू आर आस्किंग अबाउट द रजिस्टर्स। अनुराग, इज इट क्लियर? सीपीयू रजिस्टर्स के बारे में कौन पूछ रहा था अभी? मैंने कल वाली क्लास में भी बताए थे ना सीपीयू रजिस्टर्स। तो सीपीयू रजिस्टर्स में देखो, एक तो पहली बात, रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, है ना? दैट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ असेसिंग डेटा फॉर द सीपीयू। तो सीपीयू सबसे फास्ट डेटा एक्सेस कर सकता है फ्रॉम योर रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स में अगर हम नॉर्मल उनकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें कि वो बनते कैसे हैं, तो आपके पास रजिस्टर्स होते हैं, जैसे वी हैव रजिस्टर्स विद पैरेलल लोड। रजिस्टर्स विद पैरेलल लोड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर आपका जो डेटा है वो स्टोर हो सकता है ना? सो रजिस्टर्स विद पैरेलल लोड होता है। वी हैव शिफ्ट रजिस्टर्स, वी हैव काउंटर्स। ठीक है, वी हैव अरिथमेटिक रजिस्टर्स जिसमें कैलकुलेशंस होती है। सो एक तो ये ऐसे वाले रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, दूसरा, जब हम सीपीयू की ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि सीपीयू में ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, तो उसमें हमने रजिस्टर्स किए थे कल की वी हैव अ रजिस्टर कॉल्ड आईआर। ये कल वाले डाउट क्लियरिंग सेशन में भी बताए थे मैंने। सो आईआर इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर which is used to hold the instruction to be executed, which is generally divided into 3 parts. एक आपके पास होती है एड्रेस बिट, जिसे हम मोड भी कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मोड।
मोड मतलब कि हम डायरेक्ट एड्रेस यूज कर रहे हैं या इनडायरेक्ट एड्रेस यूज कर रहे हैं। फिर आपके पास होता है ऑप कोड, ऑपरेशन कोड, कि ऑपरेशन परफॉर्म क्या करना है इंस्ट्रक्शन के अंदर। सो दैट इज द ऑपरेशन कोड। जनरली ये 16 बिट का रजिस्टर होता है। इट कैन डिपेंड फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। और यहाँ पर एड्रेस या ऑपरेंड होता है जिसपे हमें काम करना है। ठीक है, सो वी हैव मोड, वी हैव ऑपरेशन कोड, वी हैव एड्रेस। सो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज देयर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मेमोरी में किस जगह पर पड़ा है, मतलब इंस्ट्रक्शन कहाँ पर पड़ी है जहां से उसको रीड करके आईआर में लेकर आना है, दैट इज देयर इन पीसी, प्रोग्राम काउंटर। सो आपको इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि क्या क्या करते हैं। सो प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। सो जो अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस हमेशा पीसी में होता है, मतलब प्रोग्राम काउंटर में होता है। ठीक है, सो एक हो गया आईआर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसमें इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड होती है, जो कि डी कोड होती है। फिर पता चलता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड दैट ऑपरेशन इज परफॉर्म। पीसी इज योर प्रोग्राम काउंटर विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेशंस के लिए आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं। वी हैव डीआर, we have AC and we have TR. DR is data register। तो जो आपका ऑपरेंड है जिस पे काम करना है वो रीड होता है इसकी हेल्प से। सो रीड्स द ऑपरेंड फ्रॉम द मेमोरी। तो जो आपका डेटा जिसके ऊपर आपको काम करना है वो मेमोरी से रीड होके डेटा रजिस्टर में आता है। AC is accumulator। Accumulator is the intermediate register जिसमें सारी कैलकुलेशन स्टोर होती है। So intermediate calculations are stored in this। So जो भी रिजल्ट होता है कैलकुलेशन का वो आपका AC में ही स्टोर होता है। अगर हमें किसी काम के लिए एक टेम्परेरी रजिस्टर की जरूरत पड़ जाए कि कभी कोई वैल्यू इसमें रखनी है ताकि बाद में यूज कर लेंगे, so we have a temporary register। This also holds data during the calculation span of time। So that's your TR, temporary register। ठीक है, समझ आ रहे हैं, बेसिक है। फिर एक AR होता है, एड्रेस रजिस्टर, जिसमें मेमोरी का एड्रेस स्टोर होता है। तो जब भी रैम से कुछ रीड या राइट होगा तो वो इसी एड्रेस पे से रीड या राइट होता है। सो वट एवर ऑपरेशन वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन रैम वो इस एड्रेस पे परफॉर्म होगा। दिस इज कॉल्ड एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, उसके अलावा INP रजिस्टर होता है, OUT रजिस्टर होता है कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइस से अगर कुछ इनपुट आ रहा है तो वो INP में आता है। ठीक है, ऐसे ही आउट में होता है जो आपके आउटपुट रजिस्टर में जा रहा होता है। इज इट क्लियर? ओके जिया, ये सबको क्लियर है? बेटा डॉस तो इज योर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। सबसे पहले जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, है ना? सो डॉस क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और सिंगल यूजर होता है, एक टाइम पे एक जॉब आपकी एग्जीक्यूट होती है वहां पे। सो दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी कमांड्स होती है, वो कमांड्स आपको नहीं करनी है। सो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बस ये याद रखना है कि इट इज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इट इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें सारी कमांड्स ऐसे देनी पड़ती है जैसे आपको फोल्डर बनाना है तो आप लिखोगे MD अनुराग, तो इससे क्या होगा, एक फोल्डर बन जाएगा अनुराग नाम का। आपको उस फोल्डर में जाना है तो CD अनुराग, चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, सो वी हैव सो मेनी कमांड्स लाइक दिस। MD मतलब मेक डायरेक्टरी, RD मतलब रिमूव डायरेक्टरी, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। ऐसे फाइल बनाने की अलग कमांड होती है, बहुत सारे कामों की कमांड्स होती है।
सो वो कमांड्स तो आपको करनी नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि डॉस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन अ वे सबसे पहले यही बना था, ठीक है। दिस वाज द वन व्हिच वाज इन्वेंटेड फर्स्ट। उसके बाद हमारे पास विंडोज आया, फिर विंडोज डॉस पे बेस्ड था, विंडोज 3.1 के। सो विंडोज 3.1 वाज टोटली बेस्ड ऑन डॉस। फिर उसके बाद विंडोज के सेशंस जो है वो बढ़ते चले गए, ठीक है। सुजिया, अभी क्या करने का प्लान है जब तक एडमिशन नहीं होती? हाउ आर यू गोइंग टू यूटिलाइज योर टाइम? और बताइए, व्हाट एल्स यू वांट मी टू एक्सप्लेन? डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बस इतना पता होना चाहिए ध्रुवी की सबसे पहले आपकी ड्राइव्स होती हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, जो भी। उसके आगे आपके फोल्डर्स होते हैं, है ना। फिर उन फोल्डर्स के अंदर फर्दर फोल्डर्स हो सकते हैं, उसके अंदर फर्दर फाइल्स हो सकती है। तो एब्सोल्यूट पाथ होता है हमारे पास एक। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है? जो पूरा ड्राइव से लिखा जाता है, जैसे C:\\, डॉक्यूमेंट कोलन ABC कोलन sample.txt। सो जब हम ऐसे पूरा पाथ लिखते हैं तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। और ये जो शुरू जहां से हम कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं रूट डायरेक्टरी या फिर रूट ड्राइव, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। और रिलेटिव पाथ में हम सी ड्राइव से शुरू नहीं करते, मतलब किसी ड्राइव से शुरू नहीं करते। रिलेटिव पाथ इज एज पर दी करंट लोकेशन। तो हम जहां पर हैं सिर्फ वहां से आगे का पाथ देते हैं, तो उसको रिलेटिव पाथ कहा जाता है। जबकि अगर आप किसी भी ड्राइव से लेकर एंड तक पूरा रास्ता बताओगे तो वो आपका एब्सोल्यूट पाथ हो जाता है। और बताइए, आज 1:30 पे वी हैव एमसीक्यूज ऑन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मतलब आपके लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा एंड यही जो हमने और कंप्यूटर्स की अभी बातें करी आर्किटेक्चर की, मेमोरी एड्रेस वगैरह। सो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे 1:30 पे। कोई और डाउट्स है तो बताओ, अदरवाइज आई विल सी यू एट 1:30। सी लैंग्वेज में किसी लूप से एंड करना हो तो कौन सा कमांड यूज करते? लूप से एंड करना हो? बेटा लूप से एंड नहीं होता। देखो, आपको लूप एंड करना होता है, जैसे मान लो आपको प्रिंट कराना है BCA 5 टाइम्स, है ना, C++ में या सी में, दोनों में से किसी में भी। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक इंटीजर ले सकते हो, जैसे कि int n इज इक्वल टू 1 है, या सिर्फ int n ले लो, इक्वल टू 1 भी मत लो। सो int n ले लिया। फॉर में सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, शुरू कहाँ से करना है, जाना कहाँ तक है, हाउ मच यू नीड टू मॉडिफाई एवरी टाइम। और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट ऑप्शनल है, बट चलो अगर आप लगा देते हो, और अगर आप सी में कर रहे हो तो आप लिखोगे प्रिंट एफ BCA, ठीक है। सो इससे क्या होगा, n 1 होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, तो वो BCA को प्रिंट कर देगा। उसके बाद इधर आएगा, प्लस प्लस से 1 से इंक्रीज होता है, तो n 2 हो जाएगा। 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो फिर से BCA प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5, 4 लेस देन इक्वल टू 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5, 6 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम लूप से बाहर आ जाते हैं, सो लूप विल स्टॉप। ये तरीका है फॉर लूप से लिखने का। यही चीज अगर आपको वाइल से करनी होती तो उसमें इनिशियलाइजेशन पहले हो जाती है, एन को हम पहले 1 ले लेंगे, फिर वाइल कीवर्ड के साथ लिखेंगे n लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन वाइल के साथ आती है, पीछे सेमीकोलन नहीं होगा, प्रिंट एफ करोगे जो भी प्रिंट आप कराना चाहते हो,
ठीक है, न्यू लाइन पे जाना है तो \n देना पड़ेगा, अपने आप से नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता, किसी भी तरफ लिख सकते हो आप, और फिर आपको n प्लस प्लस करना पड़ता है। सो \n स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन। ये भी पूछ सकते हैं कि \n का क्या पर्पस होता है। सो \n इज न्यू लाइन, और अगर सिर्फ स्पेसेस देने हो तो \t दे सकते हो, दैट इज टैब। सो इससे भी आउटपुट सेम आएगा। सो आप ऊपर वाला कोड लिखो या नीचे वाला कोड लिखो, यू गोइंग टू गेट द सेम आउटपुट। इसमें भी n 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, BCA प्रिंट होगा, n 2 हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, फिर BCA प्रिंट होगा, 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। हाँ, एसिड की फुल फॉर्म आप कर सकते हो, यस अनुराग। एसिड इज एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ एसिड। ट्रांजैक्शन क्या होता है, जब बहुत सारी एसक्यूएल क्वेरीज को हम देते हैं एक साथ। सो अ ट्रांजैक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज, और उसमें ये होता है कि या तो पूरी की पूरी सेट एग्जीक्यूट हो या फिर कुछ भी एग्जीक्यूट ना हो। सो ट्रांजैक्शन इज अ सेट ऑफ SQL queries to complete a well-defined task। तो उसमें सबसे पहला जो फीचर है उसका वो है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है कि या तो ट्रांजैक्शन पूरी एग्जीक्यूट होगी या कुछ भी नहीं होगी। मतलब अगर एक ट्रांजैक्शन के अंदर 4 क्वेरीज थी एंड समहाउ पहली 2 एग्जीक्यूट हुई थी, लेकिन अगली 2 से पहले सिस्टम फेल हो गया या कोई भी दिक्कत आ गई, तो जो पहली 2 हुई थी वो भी नहीं होनी चाहिए। तो या तो चारों होंगी या एक का भी इफेक्ट आपके डेटाबेस पे नहीं होना चाहिए। सो एटॉमिसिटी मतलब एटॉमिक, एक ही यूनिट माना जाना चाहिए उसको, कि अगर होंगी तो सारी उसके अंदर जितनी कमांड है सबका रिजल्ट डेटाबेस पे दिखे, नहीं तो किसी का भी ना दिखे। सो दैट इज एटॉमिसिटी। देन यू शुड हैव कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि इट शुड ऑलवेज गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। जैसा आज रिजल्ट आ रहा है 10 दिन बाद भी वैसा ही आना चाहिए, ये नहीं कि आज तो सही चल रहा है 10 दिन बाद सही नहीं चलेगा। ठीक है, सो दैट इज देयर। देन इज आइसोलेशन। जब एक ट्रांजैक्शन किसी डेटाबेस को मॉडिफाई कर रही है तो दूसरी ट्रांजैक्शन सेम टाइम पे उसको मॉडिफाई नहीं कर सकती। जैसे मान लो आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस है, तो अगर आप यहाँ पर उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हो तो कोई और दूसरी जगह से बिल्कुल सेम मूवमेंट पे वो चेंज नहीं कर सकता। सो दैट इज आइसोलेशन, कि जब उस पर काम किया जाए तो उस पर लॉक्स लग जाते हैं। लॉक्स लगने से क्या होता है कि जब तक आपका मॉडिफिकेशन पूरा नहीं होगा कोई और ट्रांजेक्शन उसके ऊपर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती। देन इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी इज कि आज मैंने ट्रांजेक्शन लिख ली, मतलब आज मैंने एक प्रोग्राम लिख लिया, मैं उसको सालों साल यूज कर सकती हूँ, इट्स नॉट गोइंग टू करप्ट। तो वो हमेशा रहेगा आपके पास, आप जब चाहो उसे यूज कर सकते हो। सो दीज आर एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांजेक्शन। तो आपको ये चारों फुल फॉर्म्स याद रख लेनी चाहिए, आगे भी काम ही आएगी। सो एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, और बताइए। एनीथिंग एल्स? चलो फिर मिलते हैं 1:30। ठीक है, आफ्टर 20 minutes see you on YouTube for your MCQs on computer architecture, right? किसी का कोई और डाउट है तो बता दो, आई विल एक्सप्लेन। अदरवाइज ये डाउट वाली क्लास आपकी रोज होगी, वी विल बी हैविंग इट एवरी डे 12:30 एक्सेप्ट संडे। संडे को छोड़ के वी विल हैव इट एवरी डे एट 12:30 टिल योर एग्जाम, दैट इज टिल 9th ऑफ। वी कैन इवन हैव ऑन 10th ऑफ जून ऑल्सो, वैसे तो क्योंकि पेपर तो 3:30 बजे। ओके, कोई डाउट नहीं है? अच्छा,
सिर्फ नाम पता होने चाहिए कलश कि हायरार्किकल मॉडल का मतलब है ट्री फॉर्म में डेटा होता है, ग्राफ मॉडल का मतलब है किसी भी फॉर्म में अरेंज हो सकता है, और हम जो यूज करते हैं वो रिलेशनल मॉडल होता है, ठीक है, जिसमें टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, दैट इज योर रिलेशनल डेटा मॉडल। चलिए, बाय एवरीवन।